भाग 36। कोई दबे पांव खिड़की के रास्ते घर में आया और उसके कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया और घर के बाहर का दरवाजा भी अच्छे से लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद कल्पना का फोन बज उठा तो वह नींद से जागी। उसने अध खुली आंखों से ही फोन उठा कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम शायद बहुत ज्यादा थक गई हो इसलिए अभी तक सो रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी फिक्र ना हो लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, इसलिए तुम्हें एक ही बार में गहरी नींद सुलाने का इंतजाम कर लिया है मैंने। अगले कुछ ही मिनटों में तुम हमेशा के लिए चैन की नींद सोने वाली हो। गुड बाय। अगले ही पल कॉल कट हो गई। कल्पना की आंखों की नींद इस बात को सुनकर एकदम से गायब हो गई। ये तो विक्रम था। उसने जल्दी से नंबर देखा। हाँ, विक्रम ही तो है, लेकिन ये बोल क्या रहा था? वह बिस्तर से उठ खड़ी हुई और इधर उधर चक्कर लगाने लगी। क्या मतलब था उसकी बात का? कहीं उसने कल रात की घटना के बाद मुझे मारने का तो तय नहीं कर लिया? हाँ, वो ऐसा भी कर सकता है, मुझे उस पर भरोसा नहीं। कल्पना ने अपने कमरे का दरवाजा खोला लेकिन वो तो बाहर से लॉक था। यह देख वो डर गई और चीखने लगी। कौन है बाहर? विक्रम, तुम हो क्या? तुमने ही दरवाजा बंद किया है ना? खोलो दरवाजा। लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कल्पना ने बाहर से कोई आवाज ना पाकर विक्रम को जल्दी से फोन किया। विक्रम ने कॉल रिसीव की। अभी तक मरी नहीं हो? 10 मिनट है अभी और। कोई बात नहीं, ये 10 मिनट भी जल्दी ही निकल जाएंगे। कल्पना बौखलाहट में चीखने लगी। कहाँ हो तुम और क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? मुझे कमजोर समझने की भूल भी मत करना, समझे? विक्रम बोला, पर तुम तो भूल कर चुकी हो मुझे कमजोर समझने की। पैसे के लिए अपनी ही बेटी का खून करने चली थी तुम। तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कल्पना बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो मेरे कमरे का। विक्रम हंस दिया। मैं तो ऑफिस में हूं और अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है तो अपने कमरे की खिड़की से सिटिंग एरिया में देखो। वहां सामने दीवार पर तुम्हें टाइम बम दिखेगा जो कि 8 मिनट के बाद फट जाएगा और तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म। अगर इन 8 मिनट में तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो तो निकल जाओ, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही है। कल्पना ने जल्दी से कॉल कट की और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगी। वह ऐसे अपने आप इतनी जल्दी तो मरना नहीं चाहती थी। जल्दी ही उसे समझ आ गया कि वह इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाएगी। तो खिड़की की याद आई। वह खिड़की के पास पहुंच उसे खोलने लगी, लेकिन वह भी अंदर से बंद थी। कल्पना की डर की वजह से हालत खराब हो रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे उसके। उसने पास ही रखी चेयर को उठा, खिड़की पर दे मारा। कांच टूटते ही वह जल्दी से खिड़की से बाहर निकलकर सिटिंग एरिया में आ पहुंची। खिड़की में कांच के नुकीले हिस्सों से उसके हाथ पैरों में खरोंच आ गई थी, लेकिन इस वक्त उसे अपनी जान की परवाह थी। वह भागते हुए उस दीवार पर लगे टाइम बम के पास आई तो देखा कि बस 4 ही मिनट बाकी थे। कल्पना अब घर के मेन दरवाजे पर पहुंची और उसे खोलना चाहा तो उसे भी लॉक पाया। यह देख उसके हाथ पैर फूल गए। यहाँ तो दरवाजे पर ग्लास भी नहीं था जिसे तोड़कर वह दरवाजे से निकल सके। कल्पना जल्दी से दौड़ती हुई फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची और वहां से सीधे गार्डन में कूद गई, क्योंकि अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। हालांकि फर्स्ट फ्लोर की ऊंचाई बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि कल्पना के एक पैर की मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव आ गया था। कल्पना दर्द से कराहते हुए कोहनी के बल घिसट कर अपनी गाड़ी तक पहुंची। उसकी किस्मत अच्छी थी कि चाबी गाड़ी में ही लगी हुई थी। कल्पना दर्द से रोती बिलखती हुई गाड़ी स्टार्ट कर घर से दूर जाने के लिए ड्राइव कर रही थी। हाथ पैरों पर जगह जगह कट के निशान थे जिनसे थोड़ा थोड़ा खून भी निकल रहा था। वह घर से थोड़ा ही दूर पहुंची थी कि उसे गाड़ी से किसी फोन के बजने की आवाज सुनाई दी। कल्पना ने चौंक कर इधर उधर देखा
कि किसके फोन की आवाज आ रही है तो सामने ड्रॉर में एक फोन रखा दिखा। वह फोन उसका तो नहीं था। कल्पना ने डर से कांपते हाथों से फोन उठाकर स्क्रीन पर देखा तो कोई नंबर था। उसने ड्राइव करते हुए ही कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी ओर से विक्रम की आवाज आई। जानता था मैं कि तुम हद से ज्यादा मोटी चमड़ी की हो और तुम्हें मारने के लिए एक बम से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने प्लान बी भी बनाया था। तुमने ध्यान कैसे नहीं दिया कि तुम्हारी गाड़ी की चाबी उसी में कैसे लगी हुई है? मैंने जब दोनों दरवाजे बंद करवाए तो इस गाड़ी को भी तो ठिकाने लगवा सकता था ना, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बम मैंने इस गाड़ी में भी लगवाया है। यह सुन कल्पना की जान हलक में अटक गई। विक्रम बोला, गाड़ी रोकने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर इस गाड़ी की स्पीड 60 से कम हुई तो बम वहीं फट जाएगा और तुम हो जाओगी स्वाहा। अब तुम इससे भी बच गई तो फिर बैठकर बातें करेंगे, वरना नरक में तुम्हें तुम्हारे जैसे ढेरों मिल जाएंगे। हंसते हुए विक्रम ने कॉल कट कर दी। कल्पना जोर जोर से रोने लगी कि वह मरना नहीं चाहती। वह विक्रम के प्लान में बुरी तरह फंस चुकी थी। इस वक्त वह भीड़ भाड़ वाले इलाके की ओर नहीं बढ़ रही थी। उसने सोचा कि इस ओर जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक की दिक्कत होगी और फिर उसे गाड़ी की स्पीड कम करनी ही पड़ेगी। कल्पना ने गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर मोड़ ली और सोचने लगी कि क्या करे। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसे करना क्या चाहिए। कल्पना ने सड़क के किनारे गाड़ी चलानी शुरू कर दी और हिम्मत कर सही मौका देख एक ओर कूद गई। उसकी कोहनी पर बहुत तेज लगी। दर्द की वजह से वह वहीं बेहोश हो गई। पता नहीं कितने वक्त बाद कल्पना को होश आया और उसने खुद को हॉस्पिटल में एक प्राइवेट वार्ड में पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे पहुंची। उसके सिर और पैर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में प्लास्टर बंधा था। शरीर में दर्द था, लेकिन खुद को जिंदा पाकर वह बहुत खुश थी। तभी कमरे से दूसरी तरफ से आवाज आई, फाइनली तुम्हें होश आ गया। मुझे तो लगा था कि शायद सोते सोते ही तुम परलोक सुधर जाओगी, पर तुम्हारे जैसी गिरी हुई औरत को तो यमराज जी भी अपने यहाँ नहीं रखना चाहते। कल्पना ने तिलमिलाकर उसकी ओर देखा। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, इसकी कीमत तो तुम चुकाओगे। विक्रम गुस्से से उसे घूरने लगा। अच्छा, और तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरी बहन को मारने की कोशिश करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जब बात अपनी मौत की आई तो कैसी बदतर हालत हो गई थी तुम्हारी। वही दूसरों की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। अभी तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर दोबारा ऐसा कुछ भी किया या करने का सोचा भी ना, तो अगली बार घर और गाड़ी दोनों में लगे टाइम बॉम्ब असली होंगे, समझी? तुम्हारे हर कदम पर मेरी पूरी नजर है कल्पना। कल्पना विक्रम की बात सुनकर दंग रह गई। क्या वो बम नकली थे? तुमने मुझे झूठ बोला? विक्रम बोला, क्यों? मैं क्यों झूठ नहीं बोल सकता? मैं क्या राजा हरिश्चंद्र हूं कि हमेशा सच ही बोलूंगा? क्या पता अगली बार सब सच हो। कल्पना कुछ बोलती कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला और विविधा हाथ में फलों की टोकरी लिए वहां आई। कल्पना उसे देखकर बोली, कौन हो तुम? विविधा बोली, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बहू हूं माँ जी। कैसी हैं आप? अरे रे, बहुत ज्यादा चोट लगी है आपको तो। आप ना सटिया गई हो बुढ़ापे में। भला कौन खुद को ऐसे चोट पहुंचाता है? कोई बात नहीं, मैं ना आपके लिए फलों की टोकरी लाई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बूढ़े शरीर में हड्डी टूटने के बाद उसका जुड़ना कितना दिक्कत देता है। कहते हुए विविधा ने जोर से फलों की टोकरी कल्पना के टूटे हुए हाथ पर दे मारी। कल्पना दर्द से चीख उठी। दिखाई नहीं देता क्या? विक्रम हंसी रोकते हुए बोला, माफ कर दीजिए बेचारी को, आपकी तरह शातिर नहीं है। कल्पना बोली, इसे यहां क्यों लाए हो? विक्रम बोला,
मैंने तो मना किया था, लेकिन ये काफी वक्त से तुमसे मिलने की जिद कर रही थी कि इसे भी देखना है कि जिंदा चुड़ैलें कैसी होती हैं। कल्पना गुस्से से विक्रम को देखने लगी। बहुत खुश हो रहे हो ना तुम, लेकिन कब तक खुश रहोगे? विक्रम बोला, हमेशा, क्योंकि तुम दूसरों की जिंदगी में जितना जहर घोल सकती थी घोल चुकी हो। अब सिर्फ तुम्हारा हिसाब होगा। विविधा विक्रम को चौंक कर देखने लगी। अभी कंफ्यूज मत करो, ये चुड़ैल है या नागिन? विक्रम बोला, ये दोनों का कॉम्बो है। कल्पना ने विविधा की ओर देखा और उसे डराने के लिए बोली, कभी सोचा है कि कम उम्र में ही विधवा हो जाने के बाद कैसे जियोगी? विविधा ने कल्पना के दुखते पैर को जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया, जिससे कल्पना को बहुत दर्द होने लगा। विविधा हंसते हुए बोली, और कभी आपने सोचा है सासू मां कि जब मेरे एक हल्के से डंडे से आपके भेजे उस गुंडे का सिर ऐसे किसी फूल की तरह खिल उठा था, तो फिर आपके सिर पर मेरे पूरी ताकत से मारे एक डंडे से आपका क्या हाल होगा? मेरी मानिए तो नरक की यात्रा से पहले 4 धाम की यात्रा पर निकल लीजिए। कल्पना बोली, बहुत बदतमीज हो तुम। विविधा शर्माने का नाटक करते हुए बोली, अरे कहां सासू मां, इस कैटेगरी की असली चैंपियन तो आप हैं, जो हर बार जलील होने के बाद बार बार मुंह उठाए चली आती हैं। विक्रम बोला, रहने दो विविधा, ऐसी घटिया सोच वाली औरत से क्या मुंह लगना। इससे बात करना भी खुद अपनी ही तौहीन है। चलो चलते हैं। विक्रम कमरे से बाहर निकल गया तो विविधा ने गुस्से से कल्पना को देखा। आपने आरुषि और विक्रम दोनों को बहुत तकलीफ दी है। अगली बार ऐसा कुछ भी किया ना तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। घिन आती है आपके जैसी लालची घटिया औरत से, जो पैसे के लिए इतना नीचे गिर सकती है। विक्रम को अकेला समझने की भूल मत करिएगा। मैं भी उसके साथ हूँ और आरुषि भी। एक हिदायत देना चाहूंगी कि अब भी अपने सारे गुनाह कबूल करके माफी मांग लीजिए, वरना विक्रम से आपका बचना बहुत मुश्किल है। विविधा वहां से चली गई। कल्पना बोली, एकदम अपने जैसी बीवी लाया है विक्रम। विविधा हॉस्पिटल से बाहर निकली तो विक्रम नाराज सा खड़ा उसे देख रहा था। विविधा जानती थी कि अब ऐसा ही कुछ होगा। विविधा विक्रम के पास आई और मासूमियत से मुस्कुराते हुए उससे बोली, चलो घर चलते हैं, आरुषि इंतजार कर रही होगी। विक्रम ने फिलहाल उसे कुछ भी कहना सही नहीं समझा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस वक्त वह शायद ज्यादा गुस्सा कर देगा विविधा पर। उसने तय किया कि वह घर पहुंचकर उससे बात करेगा। विक्रम ने विविधा को गाड़ी में बैठने का इशारा किया तो वो भी चुपचाप बैठ गई, क्योंकि वह सरे राह अपने प्यारे ज्वालामुखी का विस्फोट नहीं करवाना चाहती थी। घर पहुंचने के बाद विविधा गाड़ी से निकलकर घर के अंदर जाने को हुई कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। क्यों आई तुम हॉस्पिटल? विविधा बोली। क्यों आई का क्या मतलब है? विक्रम बोला, इतनी भी मासूम नहीं हो तुम कि तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। विविधा अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, क्या समझ नहीं आ रहा मुझे? तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम बोला, अच्छा तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? विविधा ने ना में सिर हिला दिया। विक्रम नाराज हो बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां आने की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कितनी शातिर औरत है वो? उसकी नजरों में आने की क्या जरूरत है? कल को कहीं उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? विविधा एक पल को उसे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी? विक्रम बोला, हाँ, क्यों नहीं होनी चाहिए? विविधा उसके पास आ खड़ी हुई और उसके शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए बोली, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काका और आरुषि की खुशी के लिए तुमने तो बेमन से शादी की है ना मुझसे। अच्छा ही तो है, अगर कल को कल्पना मुझे मार देगी तो तुम्हारा मुझसे पीछा छूट जाएगा, तो फिर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेना।
विक्रम ने यह सुन गुस्से में उसे डांटा। विविधा, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो? दोबारा ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, समझी? विविधा ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और सर्द आवाज में बोली, मेरी इतनी फिक्र है तुम्हें, लेकिन क्यों? विक्रम समझ रहा था कि विविधा उसके मुंह से क्या सुनना चाहती है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और दूसरी ओर मुंह करके उसे नजरअंदाज करने लगा। विविधा ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और बड़े प्यार से बोली, बताओ ना विक्कू। विक्रम ने उसकी ओर देखा। तुम वाकई जानना चाहती हो कि मुझे क्यों फर्क पड़ता है? विविधा ने उत्साहित हो उसकी ओर देखा। हाँ। विक्रम मुस्कुरा उठा और विविधा का हाथ पकड़ उसे खुद से थोड़ा दूर कर अपना हाथ पास ही एक दीवार पर दे मारा। उसके ऐसा करते ही विविधा हैरान रह गई। कल्पना हॉस्पिटल में पड़ी हुई बोर हो रही थी। उसने एक नर्स से फोन लेकर अजीत को कॉल की। हेलो अजीत, कहाँ हो? इतने दिनों बाद कल्पना की आवाज सुनकर अजीत बड़ा खुश हुआ। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि कल्पना उसकी बात का मान रखते हुए इस शहर और विक्रम आरुषि की जिंदगी से दूर जा चुकी है। इतने दिनों बाद याद आ रही है मेरी। कहाँ हो और कैसी हो? कल्पना बोली, बस मरते मरते बची हूं, यही समझ लो। अजीत यह सुन चौंका। क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ है? कल्पना ने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया और उसे जल्दी ही वहां आने को कहा। अजीत अपना सारा काम धंधा छोड़कर भागते हुए कल्पना के पास आया। तुम यहाँ, और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कल्पना तिलमिलाते हुए बोली, ये सब उस विक्रम का किया धरा है। अजीत उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम यहीं थी और इस शहर को कभी छोड़कर गई ही नहीं थी, है ना? कल्पना बोली, हाँ, नहीं गई थी मैं, और क्यों जाऊं अपने पैसे छोड़कर? अजीत बोला, लेकिन मैंने विक्रम को जुबान दी थी कि मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर भेज दूंगा। कल्पना लापरवाही से बोली, अगर तुमने जुबान दी थी तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। मुझे पूछकर जुबान दी थी तुमने उस विक्रम को। अजीत हताश सा एक तरफ बैठ गया। तुम कभी नहीं बदलने वाली, कल्पना बोली। हाँ, मैं कभी नहीं बदलूंगी, अजीत बोला। अब बताओगी भी कि क्या हुआ? कल्पना बोली, पता नहीं कहां से विक्रम को मेरा सच पता चल गया, ऐसा सच जो सिर्फ राजेंद्र ही जानता था। अजीत बोला, ऐसा भी क्या सच है? कल्पना बोली, अब तुमसे क्या छिपाना, इस पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। दरअसल आरुषि राजेंद्र की बेटी नहीं है। यह सुन अजीत के पैरों तले जमीन निकल गई। क्या? कल्पना बोली, हाँ, राजेंद्र को तो मैंने झूठ बोलकर और झूठी रिपोर्ट्स दिखाकर फंसाया था। उसने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। अब ये बात ना जाने कहां से विक्रम को पता चल गई, तो वो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर उसने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि आरुषि उसकी बहन नहीं है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने फिर प्लान बनाया कि क्यों ना आरुषि को ही रास्ते से हटा दूं, जिससे विक्रम कभी यह साबित नहीं कर पाएगा कि आरुषि उसकी बहन नहीं है। कल्पना ने आगे का सारा किस्सा उसे कह सुनाया। अजीत गुस्से से उसे देखने लगा। शुक्र मनाओ कि विक्रम ने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। अगर उसकी जगह मैं होता तो अब तक तो तुम्हें मार दिया होता। इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मैंने सोचा नहीं था। कम से कम अपनी बेटी को तो बख्श दो। अगर दिल के हाथों मजबूर ना होता तो अब तक तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ चुका होता। कल्पना बोली, यहां तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इसलिए बुलाया है कि मुझे यहां से ले चलो। मेरा यहां मन नहीं लग रहा है। अजीत कुछ पल तक उसे घूरते रहने के बाद डॉक्टर से बात करने वहां से चला गया। विविधा ने जल्दी से आगे बढ़कर विक्रम का हाथ अपने हाथों में ले लिया और रोते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? बेवकूफ हो क्या तुम? खुद को इस तरह भला कौन चोट पहुंचाता है?
तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। विक्रम ने उसे रोक लिया। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? विविधा ने उसे गुस्से में देखा। पागल हो गए हो क्या? कितनी बुरी तरह से लगी है तुम्हें? अब रोंगी नहीं तो क्या करूंगी? विक्रम अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला। लेकिन चोट तो मुझे लगी है ना, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? विविधा एकदम से बोल पड़ी। तुम्हें दर्द में देख के क्या मुझे दर्द नहीं होगा? विक्रम बोला। क्यों, मेरे दर्द से तुम्हें क्यों दर्द होगा भला? विविधा को अब समझ आ गया कि विक्रम क्या करना चाहता है। वह गुस्से से उसे घूरने लगी। विक्रम उसके आंसुओं को प्यार से पोंछने लगा। बताओ ना विवी, मिल गया ना तुम्हें अपने सवाल का जवाब? विविधा ने जोर से उसके पैर पर अपनी हाई हील की सैंडल दे मारी। विक्रम एकदम से हुए इस हमले से कराह उठा। विविधा गुस्से से बोली। मिल गया जवाब? विक्रम ने गुस्से से उसकी ओर देखा। आज तो तुम गई विविधा चौहान। उसे गुस्से से अपनी तरफ बढ़ते देख जल्दी से घर के अंदर भाग गई। विक्रम भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। विविधा घर के अंदर घुस काका काका चिल्लाते हुए आई कि उसे काका किचन में खड़े हुए दिखाई दिए। विविधा जल्दी से किचन स्लैब के पास नीचे झुककर बैठ गई। काका, ड्रैकुला आ रहा है, बचाओ प्लीज। इतने में विक्रम घर के अंदर आ पहुंचा और गुस्से से चीखते हुए विविधा को ढूंढने लगा। विविधा, कहाँ हो? सामने आओ। तुमने क्या मुझे फुटबॉल समझ रखा है, जो कभी कोहनी तो कभी पैर मारती हो? बाहर निकलो, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दयाल काका बोले। अरे विक्रम, क्या हुआ बेटा? विक्रम बोला। आप तो बात ही मत कीजिए काका, आपने ही कुछ ज्यादा सिर पर चढ़ाया हुआ है उस जंगली लड़की को। आज इसे सबक सिखाकर रहूंगा और आप बीच में नहीं आएंगे। काका अपनी हंसी दबाते हुए बोले। लेकिन हुआ क्या है? विक्रम बोला। अपना पैर मारकर भागी है मुझे, बात बात पर हाथ चलाने लगी है। आज इसे सबक सिखाकर ही रहूंगा। ये अच्छा सिस्टम है हमारे देश का कि पति मारे तो घरेलू हिंसा और बीवी मारे तो कोई बात नहीं। काका बोले। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। विक्रम उनके सामने किचन काउंटर की तरफ आ खड़ा हुआ। हाँ, वो तो जलेबी की तरह सीधी है ना, बेचारी को कुछ बोलना ही नहीं आता। सारा दोष तो मेरा ही है ना? मैं ही तो हूँ राक्षस, ड्रैकुला, महिषासुर वगैरह वगैरह। यह सुन विविधा को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। विक्रम को कुछ याद आया। वह नाराज हो काका को देखने लगा। विविधा को कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ? ये बात तो सिर्फ आपको ही पता थी ना मेरे अलावा? इसका मतलब आपने उसे बताया सब कुछ? काका बगले झांकने लगे। विक्रम नाराज हो गया। मैंने इतने भरोसे से आपको बात बताई और आपने उस चलती फिरती नकचढ़ी लड़की को सब कुछ बता दिया। क्या अब वो आपके लिए मेरे से ज्यादा खास हो गई है? काका बोले। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले तुम हो। उनकी बात सुन विविधा गुस्से से उठ खड़ी हुई। क्यों काका, ये ड्रैकुला 2.0 आपका इतना अजीज क्यों है? जब देखो तब गुस्सा करता रहता है। और तुम, अकड़ की दुकान, काका ने मुझे कुछ नहीं बताया था। वो तो मैंने ही उनकी बातें सुन ली थी। और अगर काका अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे सिरफिरे से ज्यादा प्यार करे भी तो तुमको क्यों मिर्ची लगती है? विक्रम बोला। ओ, तो तुम यहाँ छुपी बैठी हो। रुको, अभी सबक सिखाता हूँ तुम्हें। विविधा घबराकर अपनी तरफ बढ़ते विक्रम को देखकर काका के पीछे छुप गई। अब विक्रम जिस तरफ से उसे पकड़ने की कोशिश करता, विविधा काका को उस ओर कर देती। कुछ देर की भाग दौड़ के बाद विक्रम ने विविधा को पकड़ लिया और उठा के सिटिंग एरिया में सोफे पर जा बैठा। विविधा काका को मदद के लिए पुकारने लगी। काका जल्दी से वहां आए। जाने देना विक्रम, बच्ची है। विक्रम ने वहां पड़ा काका का गमछा उठाया और उससे विविधा के हाथ बांध दिए और काका से जबरदस्ती एक और कपड़ा मांगा, उसके पैर भी बांध दिए। विविधा को जहां अपनी हालत पर रोना आ रहा था, तो वहीं विक्रम और घर के बाकी नौकर चोरी छुपे हंसने लगे थे।
दयाल काका अपनी हंसी रोकते हुए बोले, क्यों तंग कर रहे हो बेचारी को, जाने दो उसे। विक्रम बोला, नहीं, आधे घंटे तक इसे ऐसे ही बैठे रहने दो, और ये मत समझना कि इसके हाथ पैर बांधकर मैं इस पर अत्याचार कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए इसके हाथ पैर बांधे हैं। विविधा चीखने लगी, हाथ पैर खोलो मेरे, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। विक्रम ने अपने रुमाल को निकालकर उसके मुंह पर बांध दिया। हाँ, अब ठीक है। विक्रम विविधा की गोद में सिर रखकर लेट गया और टीवी ऑन कर देखने लगा। विविधा गुस्से से उसे घूर रही थी। दयाल काका बोले, तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? विक्रम बोला, जाऊंगा, पर 1 घंटे बाद। आरुषि को स्कूल छोड़ दिया ना आपने? दयाल काका बोले, हाँ, छोड़ दिया। विक्रम ने विविधा को नाराज सा बैठे देखा तो बोला, आज बड़ी शांति है घर में काका। काका कुछ कहते कि इतने में छवि जी वहां आ गई। सामने विविधा को बंधे देख और विक्रम को उसकी गोद में सिर रखे लेटे देखा तो वो ठिठक कर रुक गई। दयाल काका ने उन्हें देखा तो हड़बड़ा कर उठे। समधन जी आप? अरे विविधा बिटिया, तुम्हारी मम्मी आई है। यह सुनते ही विविधा और विक्रम की नजर सामने खड़ी छवि जी पर पड़ी तो दोनों दंग रह गए। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।